नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज 13 अगस्त 2021 है। उसकी महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं जो एग्जाम में आने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का कि हाल ही में किस बैंकिंग संस्था द्वारा डिजिटल प्रयास नामक एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। लैंडिंग प्लेटफॉर्म मतलब ऋण देने वाला मंच। ठीक है, विच बैंकिंग इंस्टीट्यूट रिसेंटली हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल प्रयास अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो किसने शुरू किया? आरबीआई ने शुरू किया है, नाबार्ड ने शुरू किया है, सिडबी ने शुरू किया है, एनएचबी ने शुरू किया है। तो ये सिडबी ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? सिडबी ने। तो आप देखते हैं क्या है सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। उसका नाम फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास केंद्र। मतलब जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं उसको ये फाइनेंस करेगी। क्या करेगी? फाइनेंस करेगी, उसको वित्त सुविधा उपलब्ध कराएगी, वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराएगी। ठीक है, तो इस तरह की ये बैंक है। क्लियर है? तो सिडबी जो क्या कर रही है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है। प्रयास, क्या नाम है? डिजिटल प्रयास। इसमें आप क्या करेंगे, जितने भी छोटे उद्योग हैं जिसे एमएसएमई कहा जाता है। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ठीक है, इसमें समझिए छोटे जो उद्योग होते हैं, छोटे मझोले किस्म के होते हैं। किसी दिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि एमएसएमई में कौन कौन से आते हैं एक उद्योग। इसका अलग अलग क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया मैं समझाऊंगा तो 15 मिनट लगेगा। तो किसी दिन इसको समझा दूंगा एमएसएमई के क्या क्या आते हैं। नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं कि कौन कौन से उद्योग जो है माइक्रो में आते हैं, कौन कौन से स्मॉल में आते हैं, कौन कौन मीडियम से आते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आपको ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, तो जो छोटे उद्योग होते हैं उनको ये फाइनेंस की सुविधा करती है सिडबी। तो उसको डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा। मतलब आप ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई करेंगे, कुछ क्राइटेरिया होंगे, वो फुलफिल ऑनलाइन ही सेटअप हो जाएंगे और आपको फट से लोन मिल जाया करेगा। समझ में आ गया? झट से लोन देने का एक प्रयास है, इसका नाम है डिजिटल प्रयास। ऑप्शन में आपको आरबीआई भी दे सकता है, बाकी वो भी दे सकता है जो मैंने ऑप्शन में दिए हैं। तो ये बात होगी। अब बात कर लेते हैं सिडबी की। देखिए सिडबी क्या है, जितने भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, छोटे मझोले उद्योग हैं, उनको जो है आसानी से ऋण सुविधा उपलब्ध होती रहे, इसी के उद्देश्य के लिए ये सिडबी का गठन किया गया था। कब? 1990 में। वर्ष याद रखिएगा कब? 1990 में इसको स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है। ठीक है, और इसके इस समय चेयरमैन मतलब सीएमडी कौन है? सीएमडी मतलब को मैनेजिंग डायरेक्टर एस रमन। कौन है? एस रमन इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आया? ध्यान दीजिए, ये सीधे लोन नहीं देगी। देखिए क्या होता है, सिडबी ग्राहकों का बैंक नहीं है। समझिए, जैसे मान लीजिए अलग अलग जो बैंक होते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, आईसीआईसीआई हो गई, ये सारे के सारे बैंक हैं, ये लोन देंगे। लेकिन इनको अगर औद्योगिक क्षेत्र में लोन देने की जरूरत पड़ती है, ये बैंकों को लोन करेंगे। समझ में आया? तो ये बैंकों को लोन करेंगे, इसीलिए क्या है, ये बैंकिंग इंस्टीट्यूट है और ये बैंक है। तो ये बैंक नहीं है, ये बैंकिंग इंस्टीट्यूट है, बैंकिंग संस्था है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड एन अवार्ड इन नेम ऑफ राजीव गांधी फॉर एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब आईटी क्षेत्र में जिस भी कंपनी ने बेहतर काम किया होगा, उसके काम को सराहते हुए राजीव गांधी के नाम पर अवार्ड दिया जाएगा, ऐसी घोषणा की सरकार ने की है। सही आंसर क्या है इसका? महाराष्ट्र। देखिए अभी 2-3 दिन पहले राजीव गांधी फिर चर्चा में थे, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार था कब से शुरू हुआ था? 1992 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो उनका नाम अब रिप्लेस कर दिया गया किससे? जो है, याद करो, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर अब क्या दिया जाएगा? खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो राजीव गांधी फिर चर्चा में है। तो इसी को काउंटर करते हुए केंद्र सरकार के जो है वो जो बना हुआ है नियम, उन्होंने नियमों में बदलाव किया, उसी को देखते हुए उन्होंने राजीव गांधी के नाम पर अवार्ड की घोषणा कर दी। ऐसा कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार यानी उद्धव सरकार ने लिया राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार देने का फैसला। और किसको दिया जाएगा? आईटी क्षेत्र में दिया जाएगा। आईटी मतलब समझ में रहा है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब से जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग में आते हैं। ठीक, अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र एक भारत का प्रमुख राज्य है। अगर एरिया वाइज देखें तो ये थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य। पहला है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य एरिया वाइज। क्लियर है? और पॉपुलेशन वाइज सेकंड लार्जेस्ट है। समझ में आया? जनसंख्या के दृष्टि से महाराष्ट्र
दूसरा सबसे बड़ा और एरिया वाइज थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? मुंबई है, ठीक है। हुआ क्या था, इसका गठन कब हुआ था? तो गठन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। आप कहोगे 60, उससे पहले ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? बॉम्बे हुआ करती थी। तो बॉम्बे जो गुजरात का हिस्सा, ये मिलाकर महाराष्ट्र और गुजरात मिलाकर क्या हुआ करता था? बॉम्बे हुआ करता है। 1960 में क्या कर दिया, भाषा के आधार पर गुजराती बोलने वालों को गुजरात और मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र हो गए। क्लियर है? समझ में आया? तो ये 1960 में इसका पुनर्गठन हुआ था, रीऑर्गेनाइज हुआ था। तो इस तरह से ये महाराष्ट्र का गठन हुआ था। इस समय इनके मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे जी हैं। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, या BC कोश्यारी भी कहा जाता है, ठीक है। भगत BC कोश्यारी, ठीक है। कैपिटल क्या है? मुंबई है ही है। नेशनल पार्क, इसमें तीन प्रमुख नेशनल पार्क है। एक है संजय गांधी नेशनल पार्क। याद कीजिए, संजय गांधी मध्य प्रदेश में सीधी में वो संजय केवल है, वो केवल और केवल संजय है, ठीक है। ये संजय गांधी नेशनल पार्क है मुंबई में, ठीक है। एक चंदौली नेशनल पार्क और एक नवजीवन नेशनल पार्क है। तीन नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, संजय गांधी, चंदौली और नवजीवन। विश्व विरासत स्थल की बात करें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें, तो ज़्यादातर जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। जैसे औरंगाबाद जिले में है, ठीक है। दो महत्वपूर्ण गुफा, एक अजंता गुफा, आप लोगों को नाम सुना ही होगा, इतिहास में पढ़ते हैं। एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, ठीक है। ये सब एलिफेंटा की गुफा मुंबई में। ये तीनों गुफाएं क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो मुंबई का रेलवे स्टेशन है, उसे भी विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। इसके अलावा द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको करके एक म्यूजियम है, ठीक है, द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको, उसको भी, वो मुंबई में है, ये भी मुंबई में, ये भी मुंबई में है, ठीक है। तो इसको भी शामिल किया है। तो कुल 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। समझ में आ रहा है? अलग अलग कैटेगरी में, ठीक। और फोक डांस की बात करें, यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण जो लोक नृत्य है, लोक नृत्य मतलब स्थानीय जो नृत्य है, क्लासिकल डांस नहीं है, ध्यान दीजिए, क्लासिकल नहीं है। क्लासिकल मतलब शास्त्रीय नृत्य नहीं। शास्त्रीय नृत्य किसे कहता है? जो पुराना होता है और जिनका शास्त्रों में वर्णन होता है। ये स्थानीय नृत्य, जैसे तमाशा, लावनी, कोली, ये 3 प्रमुख यहाँ के फोक डांस है, ठीक है। आपने लावनी सुना होगा, लावनी और कोवली, ये मछुआरों का डांस, कोली क्या है? मछुआरों का डांस है। और लावनी आप लोग देखे होंगे, जैसे चिकनी चमेली जो गाना था वो लावनी डांस पर आधारित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आज का, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो ये प्रत्येक 12 अगस्त को मनाया जाता है। प्रत्येक 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्यों? युवाओं के प्रति सरकारों की क्या नीतियाँ होनी चाहिए, कैसे उनको संभालना है, कैसे उनको रोज़गार उपलब्ध कराना है, कैसे उनको भविष्य के लिए तैयार करना है, ये सारे के सारे जो एरियाज़ हैं, ये सारे के सारे जो कंसर्न हैं, उनको अवेयर करने के लिए सरकारों को ये मनाया जाता है कि ताकि सरकारें इस पर ध्यान दें। 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका इतिहास देख लेते हैं कि कब से इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो पहली बार यूथ डे कब मनाया गया था? 1999 में मनाया गया था। और किसके कहने पर? यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन ने फैसला लिया था कि प्रत्येक 12 अगस्त को क्या किया जाएगा? यूथ डे मनाया जाएगा, इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाएगा। अच्छा, एक होता है नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस, वो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए वह दिन कब आता है, ठीक है। अभी हम बता देंगे 11 कुछ एक महीने, किसी महीने की 11 तारीख में, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि विवेकानंद जी का जन्मदिन कब होता है और उस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आपको डेट बताना है, ठीक है। इंटरनेशनल वाला 12 अगस्त, और इसकी शुरुआत किसने की थी? यूनाइटेड नेशन ने। यूनाइटेड नेशन जिसकी बात करें, इसका गठन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945। कब? 24 अक्टूबर 1945। ये डेट भी याद रखिएगा क्योंकि इस दिन यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, 24 अक्टूबर 1945 को। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क है। क्या है? न्यूयॉर्क, यानी अमेरिका में, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन के बारे में था जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। बाकी इसमें मैंने डिटेल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में DRDO ने निर्भय नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है? रिसेंटली DRDO हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड निर्भय मिसाइल। विच टाइप ऑफ मिसाइल इज दिस? आपको किस प्रकार का मिसाइल है बताना है। ऑप्शन में है सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, या इनमें से कोई नहीं। हमको पता है बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा कि भाई ये सब मिसाइल क्या है, अभी हम सब समझाएंगे। मिसाइल के पहले मतलब समझो। अच्छा, सही आंसर क्या है? ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है? सबसोनिक क्रूज मिसाइल। पहले मिसाइल का मतलब समझते हैं, ठीक है। मिसाइल का मतलब होता है प्रक्षेपास्त्र। प्रक्षेपास्त्र का मतलब होता है जो ऐसे वार करता हो, मतलब हवा में ऐसे छोड़ दिया जाए और वो एक निश्चित टारगेट को उड़ाता हो, उसे बोलते हैं क्या? प्रक्षेपास्त्र। अभी जो प्रक्षेपास्त्र होता है, ठीक है, मिसाइल होती है, ये अपनी क्षमता के अनुसार कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्षमता के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें, देखिए जैसे एक होता है क्रूज मिसाइल, दिख रहा है, एक मिनट गड़बड़ा गया, ठीक।
एक होता है क्रूज मिसाइल और एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है? कहीं भी वार कर दो वो अपने हिसाब से वार कर देता है, मतलब आपको टारगेट सेट करना होता है, उसी टारगेट पर वार करता है। समझ में आया? मान लीजिए जैसे आपने यहाँ से पॉइंट ए से आपने टारगेट बी को उड़ाने की कोशिश की, तो ये उड़ते हुए गया। ठीक है, अगर मान लीजिए इस बीच अगर टारगेट बी रिप्लेस होकर इधर आ गया तो क्या होगा? ये मिसाइल का अपना मार्ग बदलेगा? नहीं, ये अपने मार्ग पर ही जाएगा। तो जिनका मार्ग फिक्स होता है उन्हें कहा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल, और जो क्रूज मिसाइल होते हैं वो अपने टारगेट को ढूंढ कर मारते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, ये टारगेट है, मतलब ये सोर्स है जहाँ से मिसाइल छोड़ा जाना, और ये टारगेट है। तो ये क्रूज मिसाइल छोड़ दिया गया है। मान लीजिए जैसे छोड़ा गया बी यहाँ इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है, मूव करके इधर आ गया, तो फिर क्या होगा? क्रूज मिसाइल अब भी अपना जो टारगेट चेंज कर लेगा। तो कुल मिला के वो टारगेट को ढूंढ के मारता है। ऐसे मिसाइल बहुत खतरनाक होते हैं और उनको बोलते हैं क्रूज मिसाइल। समझ में आया? और जो क्रूज मिसाइल होते हैं वो ध्वनि की रफ्तार के हिसाब से चलते हैं। और उसको समझ लेते हैं ध्वनि की रफ्तार क्या है। देखिए, ध्वनि की रफ्तार को मापने के लिए हम मैक नंबर निकालते हैं। फिजिक्स में खूब पूछा जाता है कि मैक नंबर से हम किसकी तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता यानी साउंड की वेलोसिटी ज्ञात करते हैं। समझ में आया? मैक नंबर याद रखिए, मैक नंबर किसके लिए निकाला जाता है? साउंड की तीव्रता को निकालने के लिए। और ये कैसे होता है? इसका रेशियो है। देखो, ऑब्जेक्ट स्पीड यानी कि वस्तु की जो स्पीड है, समझ में, वस्तु की जो चाल है, और ध्वनि की जो चाल है। आपको पता है ध्वनि की चाल कितनी है? हवा में कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। और मान लीजिए कोई एक चीज़ समझिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो ध्वनि की चाल के बराबर ही चल रहा है, तो कितना रेशियो निकल कर आएगा? देखते हैं। 332 पे ही चल रहा है, और हवा का भी कितना है? 332, तो कट के कितना आ गया? 1। यानी मैक नंबर कितना आ गया? 1 नंबर आ गया। मैक नंबर कितना आ गया? 1। तो अगर मैक नंबर 1 आया तो क्या हो गया? वो ट्रांससोनिक मिसाइल कहलाएगा या ट्रांससोनिक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर मान लीजिए इससे कम है, 332 से कम की स्पीड है, मतलब 250 स्पीड है, तो जाहिर सी बात है इसका जो रेशियो आएगा वो 1 से कम आएगा। तो 1 से कम आया तो सबसोनिक मिसाइल हो जाएगा। और अगर यही रेशियो 1 से ज़्यादा आया तो सुपरसोनिक। अगर यही रेशियो अगर 5 से ज़्यादा, यानी ध्वनि की तीव्रता से लगभग 5 गुना ज़्यादा या इससे भी ज़्यादा स्पीड होगी, तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। अभी दुनिया में केवल हाइपरसोनिक मिसाइल रशिया ने बनाए हैं और अमेरिका ने बनाए हैं। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल की ज़रूरत अभी हम लोगों को नहीं हुई है। हम लोग सबसोनिक सुपरसोनिक की बात करते हैं। अब सबसोनिक का मतलब समझ में आ गया? सबसोनिक का मतलब क्या हुआ? ध्वनि की चाल से कम चलेगा। समझ में आया? इसकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होगी। अब देखो, अब कहाँ गया? निर्भय मिसाइल देखो क्या है? सब सोनिक क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मतलब अपना टारगेट ढूंढ के मारेगा। इसको फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल मतलब दागो और भूल जाओ। एग्जाम में पूछा जाता है दागो और भूल जाओ मिसाइल किसे कहा जाता है? तो दागो और भूल जाओ मिसाइल किसको कहा जाता है बच्चा? ये क्रूज मिसाइल को कहा जाता है। दूसरी बात क्या है? सब सोनिक मिसाइल यानी कि ध्वनि की चाल से नीचे इनकी चाल होगी, और सुपरसोनिक ध्वनि की चाल के से ज़्यादा होगी। जैसे आपको एक मिसाइल है ब्रह्मोस, जो भारत ने बनाया है। ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक मतलब इसकी चाल ध्वनि की चाल से ज़्यादा है। समझ में आ गया? क्लियर है? पूरा डाउट क्लियर हो गया। बाकी इसमें पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। एक और चीज़ है, DRDO की बात कर लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सॉरी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये DRDO का फुल फॉर्म है। इसका काम क्या है? भारत के लिए जो भी रक्षा ज़रूरतें होंगे, जो डिफेंस की ज़रूरतें होंगी, उनको पूरी करना। कैसे? टेक्नोलॉजी के द्वारा। हथियार बनाओ, मिसाइल बनाओ, बम बनाओ, इस तरह की चीज़ें कौन करता है? DRDO करता है। समझ में? उसमें रिसर्च भी वही करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। इसके चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली। ठीक है, तो ये बात हो गई उसकी। अब आता है अगला क्वेश्चन, पाँचों आज का लास्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास में काकोरी घटना किस वर्ष हुई थी? अब कहोगे ये इतिहास के क्वेश्चन क्यों दिया है? जरूरी बात है कि इसके पीछे कोई ना कोई करंट में कुछ बात हुई होगी। व्हेन डिड काकोरी इवेंट हैपन इन इंडियन हिस्ट्री? तो बच्चा ये 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925। पहले न्यूज़ देख लेते हैं हुआ क्या है। ये इंग्लिश में है, इंग्लिश वालों का पढ़ लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया। देखिए, इतिहासकारों ने काकोरी षड्यंत्र के नाम से उसे पढ़ाया है। समझ में आया? काकोरी षड्यंत्र। ठीक है, तो अब योगी सरकार ने षड्यंत्र शब्द को या कांड शब्द को हटाकर उसे क्या कर दिया है? ट्रेन एक्शन डे कर दिया है। समझ में आया? बस इतना परिवर्तन हुआ है, ये न्यूज आई है। अब प्रश्न उठता है कि है क्या काकोरी कांड, है क्या, या अब काकोरी ट्रेन एक्शन डे क्या था? तो पहली बात, ये कब हुआ था? ये 1925 में। हुआ क्या था? एक संगठन था, क्रांतिकारी संगठन, जिसका नाम था HRA। क्या नाम था?
HRA, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। फिर से देख लीजिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब स्थापित हुआ था? ये 1924 में हुआ था। और ये राम प्रसाद बिस्मिल जी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाकुल्ला जैसे क्रांतिकारियों ने मिलकर इसे जो है इस्टेब्लिश किया था। क्लियर है? और इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य यही था कि किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद हर तरह के इस्तेमाल से अंग्रेजों को मार के यहाँ से भगा देना, ये इनका काम था। भारत को आज़ाद कराना, ये इनका क्रांतिकारी उद्देश्य था। ठीक है, तो इसके लिए पैसे चाहिए थे भाई। क्या पैसे चाहिए थे? तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो पैसा के लिए इन्होंने क्या किया था? 1925 में काकोरी एक स्टेशन है लखनऊ के पास, वहाँ पर खजाने से भरी ट्रेन को लूट लिया। समझ में आया? खजाने से भरी ट्रेन को लूट लिया और लूटने के बाद क्या हो गए? फरार हो गए। तो इसी को कहा गया, अंग्रेजों ने कहा काकोरी षड्यंत्र। क्या बोला? काकोरी षड्यंत्र। इसका मुकदमा भी चला। ठीक है, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए। जैसे कौन कौन गिरफ्तार हुए और देख लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी फरार हो गए थे। राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला और राम प्रसाद बिस्मिल क्या हुए थे? गिरफ्तार हुए थे और इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो HRA के ये जो क्रांतिकारी थे, काकोरी जो ट्रेन कांड था, अब जिसे ट्रेन एक्शन डे कहा जाएगा, वो इन चारों क्रांतिकारियों के लिए जाना जाता है। तो चूंकि षड्यंत्र एक अपमानजनक शब्द होता है, कांड एक अपमानजनक शब्द होता है हिस्ट्री में, तो इसीलिए योगी सरकार ने अब उसका नाम बदल दिया। अब क्या पढ़ाया जाएगा? काकोरी ट्रेन एक्शन डे। होपफुली इतिहास में भी अब क्लियर होगा। तो एग्जाम में याद रखिएगा, काकोरी 1925 किसने किया था? HRA ने किया था। कौन कौन इन्वॉल्व थे? ये चार, और इसके साथ पांचवें कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद जी। चंद्रशेखर आज़ाद जी फरार हो गए थे, उनको पकड़ नहीं पाए थे अंग्रेज। ठीक है, तो आज के लिए मित्रों इतना ही। होपफुली लेक्चर समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट हो जरूर बताइएगा। PDF हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट